बहुत सारी राइट्स ये बताती है कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है। अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट्स कौन से हो गए? पॉलिटिकल राइट्स हो गए। आखिर ये राइट्स आ कहां से रही है? सारे इंसान साथ में आए थे, उन्होंने डिस्कस किया कि नहीं, हमें कुछ बेसिक अधिकार होने चाहिए। वो बेसिक अधिकार क्यों जरूरी है? ताकि हम हमारा जीवन बहुत अच्छे से जी सके। तो हमने अपने आप को कुछ ह्यूमन राइट्स दी है कि डिस्पाइट आप कहीं पे भी हो, आपके पास में कुछ बेसिक राइट्स रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हमारी सोच में डेवलपमेंट होता है, हम और राइट्स की बात करने लग जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन कितना है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, लेकिन कितना है? ये बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है और ऐसे बॉक्स अपने को पढ़ते चलना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है राइट्स। इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं और उसमें हमने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं। जैसे कि हमने फ्रीडम को समझा है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, हमने समझा है इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ लिया भैया। हमने जस्टिस का मतलब समझ लिया, सोशल जस्टिस वाला चैप्टर पढ़ लिया है। अब बारी आती है कि राइट्स। आखिरी में हम सब यही तो बोलते हैं कि ये मेरा अधिकार है। आप लोग भी तो बहुत बार बोल देते हो कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये जानना है, या स्कूल में भी बहुत बार लड़ लेते हो कि ये मेरा अधिकार है। सो ये अधिकार मतलब, ये राइट्स का मतलब क्या होता है, हमें इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो बेसिकली, as a member of a democratic country, we may speak of such rights such as right to vote, right to form political party, the right to contest election, and so on. But apart from generally accepted political and civil rights, people today are also making new demands for rights such as right to information, right to clean air, or right to safe drinking water. Rights are claimed not only in relation to our political and public life, but also in relation to our social and personal relationship. हम जब बात करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स की तो बात करते ही हैं कि भैया मेरे पास में वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, भैया मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूं, भैया मैं अपने नेता को चुन सकता हूं। ये बेसिक राइट की तो हम बात करते ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हमारी सोच में डेवलपमेंट होता है, हम और राइट्स की बात करने लग जाते हैं। और राइट्स की कैसे बात करने लग जाते हैं भैया? हम बात करने लग जाते हैं कि ठीक है, तुमने वोटिंग राइट तो दे दी, ठीक है भैया तुमने राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन तो दे दिया है, लेकिन अब हमें तुम क्लीन इन्वायरमेंट भी दो, अब हमें तुम राइट टू लाइवलीहुड भी दो, हमें रोजगार भी चाहिए। साथ ही साथ आप सिर्फ राइट को पॉलिटिकल, मतलब हम जो यूजली हैं, हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल टर्म्स पर राइट को देखते हैं, लेकिन हमें राइट को सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप में भी देखना चाहिए। इन द सेंस कि हम बहुत सारे राइट हम पर्सनल, हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप है, दो दोस्त भी हैं, तो हम क्या बात करते हैं, चल भाई ये मेरा अधिकार है, दोस्त को ऐसे मार दोगे, बोलोगे ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा हक है। तो राइट, जब भी मैं राइट बोलता हूं तो हम पता है बहुत बड़ा बड़ा सोचने लगते हैं। मैं आज आपसे बोलता हूं आप बहुत छोटा सोचो। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में भी तो कोई राइट्स वाली बात होगी कि ये उनका अधिकार है कि वो आपकी सारी चीज़ों के बारे में जाने, ठीक है। या आपके और आपके दोस्त के बीच में भी तो कुछ अधिकार की बात होगी कि वो ऐसे 2 थप्पड़ लगा सके और 2 गालियां दे सके, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है, हमें राइट्स को सोसाइटी के टर्म्स में, हमें राइट्स को पर्सनल रिलेशनशिप के टर्म्स में भी समझना होगा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टर्म्स में तो हम लोग राइट्स को समझ ही रहे हैं, और पॉलिटिकल टर्म्स में तो हम राइट्स को इस चैप्टर में डिस्कस कर भी रहे हैं, लेकिन आपको नैरो डाउन करके भी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझनी होगी। अब बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसको समझ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट। आप अधिकार से क्या समझते हो, आप राइट से क्या समझते हो, हमें वो समझना है। उसके बाद में व्हाट इज द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड। राइट्स क्लेम मतलब कौन कौन से बेसिस है जिसपे कि आप क्लेम करोगे कि नहीं ये मेरा अधिकार है, ठीक है। What purpose do rights serve and why they are so important? आखिर राइट्स क्या पर्पस सर्व कर रही है, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी लड़ाई चल रही है, क्यों हम घर में भी ये बात कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा अधिकार है, क्यों
आखिर इन सारे तमाम तरीके की चीज़ों को समझना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, कोई बहुत 30 मार्क खान चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन स्कोरिंग है। जो चैप्टर ईजी होता है ना बेटा, उसमें मार्क्स लाने ज़्यादा आसान होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, अपने को बहुत अच्छे से समझना है। ईजी है तो स्कोरिंग भी रहेगा, तो बढ़िया से इसको पढ़ के चलना है। नाउ व्हाट आर राइट्स? A right is essentially an entitlement or a justified claim. It denotes what we are entitled to as citizen, as individual, and as human being. It is something that we consider to be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. This does not mean everything that I regard to be necessary and desirable is right. ठीक है, राइट बेसिकली एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग के जो एंटाइटलमेंट्स है कि नहीं यार ये मेरा बेसिक अधिकार है, ठीक है, ये मेरा बेसिक अधिकार है मेरे डेवलपमेंट के लिए, जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ये छोटे मोटे अधिकार तो होने चाहिए ना। अब छोटे मोटे अधिकार के चलते तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भैया मतलब हर बुरी चीज़ भी तुम बोल दो ये तो मेरा अधिकार है। कुछ बेसिक चीजें जो बीइंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये मेरा अधिकार है, बीइंग एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये मेरा अधिकार है, ये मेरा क्लेम है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं यहां पे रह रहा हूं, तो वो राइट है। I may want to wear a clothes of my choice to school rather than the prescribed uniform. I may want to stay out late at night, but this does not mean I have a right to dress in a way I like at school or return to home when I choose to do so. There is a distinction between what I want and think I am entitled to and what can be designated as right. तो देखो वही है कि आप कई बार बोल दोगे कि मुझे स्कूल ड्रेस में नहीं जाना है, या कई बार आप बोल दोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे लेट नाइट तक पार्टी करना है, लेकिन आप हर चीज चाहोगे वो हर चीज राइट नहीं हो सकता है। हमें कितना एंटाइटलमेंट, हमें कितनी चाहिए, मतलब कितना, एक तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए जितने अधिकारों की जरूरत है उतने ही हैं। ऐसे में तो आप हर चीज डिमांड करने लग जाओगे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होगा। क्लियर है? अच्छा एक सवाल है, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं, मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है, आप ये बताओ। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों? स्कूल में बेसिकली यूनिफॉर्म रखने का पर्पस ही होता है इक्वालिटी दिखाने के लिए, ठीक है। एक तो हो गया डिसिप्लिन कि ठीक है एक डिसिप्लिन रहेगा, दूसरा इक्वालिटी, क्योंकि स्कूल में जब भी आप लोग जाते हो ना तो आप लोग देखते हो कि अलग अलग सेक्शन से लोग आते हैं, कुछ तो एकदम ऐसे रिच होंगे, कुछ एकदम मिडिल क्लास होंगे, तो वो कहीं किसी के मन में एक भेदभाव ना आए। अगर आप सोचो स्कूल में ड्रेस नहीं होगी, आप ये सोचो कि अगर स्कूल में ड्रेस नहीं होगी तो कोई बच्चा हम देखेंगे कि जरा सा बच्चा है लेकिन एकदम पूरा ब्रांडेड पहन के आएगा, कि मतलब इसका नाइकी का शर्ट पहन लिया तो एडिडास के शूज पहन लिए तो ऐसा कर लिया, ठीक है, और कुछ लोग नहीं पहन के आएंगे, तो एक क्या होगा, एक डिस्टिंक्शन, मतलब एक तरीके से क्या होगा, आप सभी के मन में भी क्या हो जाएगा कि नहीं भैया वो रिच है वो पुअर है, तो एक सॉर्ट ऑफ एक इक्वालिटी मेंटेन करना है, इसलिए ये सारे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है। Rights are primarily those claims that I, along with others, regard to necessary for leading a life of respect and dignity. Right, वो claim है जो कि मैं अपने लिए और औरों के लिए कि हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जिए, हमें सिर्फ उतने बेसिक राइट चाहिए। ऐसे तो देखोगे तो तमाम तरीके के राइट्स हो जाएंगे, लेकिन एक जो मिनिमम अमाउंट कि मैं एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकूं, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में अपनी एक राइट जी सकूं, इस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में अपनी लाइफ जी सकूं। In fact, one of the grounds on which rights have been claimed is they represent conditions that we collectively see as a source of self-respect and dignity. For example, right to livelihood may be considered necessary for leading a life of dignity. वैसे ही right to livelihood, सबके पास रोजगार रहेगा, सब लोग नौकरी करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कमाएंगे, तभी तो एक इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएगा, ठीक है। तो इंसान को बिल्कुल खुद मेहनत करनी होगी कि वो नौकरी के लिए मतलब नौकरी पाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ सरकार करेगी, लेकिन बहुत सारी जगह सरकार का रोल ऐसे आ जाता है। सरकार का रोल क्यों आ जाता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी है। अब सबको तो एजुकेशन नहीं मिला ना, सबको तो एजुकेशन नहीं मिला, तो उस व्यक्ति को कैसे नौकरी देना है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। Being gainfully employed gives a person economic independence and thus is central for his or her dignity. Having our basic need met give us freedom to pursue our talents and interests or take the right to express freely. These rights
give us opportunity to be creative and original, whether it being in writing or dance or music or any other creative activity. ठीक है, तो वही कि लाइवलीहुड एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देगा अगर किसी के पास में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इन द सेंस कि आप एक अच्छा कमा रहे हो तो आपके पास फ्रीडम भी रहेगी। क्या फ्रीडम रहेगी? राइट टू चूज, कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ कि मुझे ये लेना है या ये सामान लेना है, ये लेना है या ये लेना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँगा तो कहीं ना कहीं मैं जब मैं मार्केट में जाऊँगा, जब कुछ परचेज करने जाऊँगा तो मेरे पास फ्रीडम टू चूज रहेगा ना। अब मेरे पास में रुपए ही 50 है और अब बोलो जा सामान खरीद, तो मेरे पास ऑप्शन थोड़ी ना है, मैं देखूंगा कि 50 रुपए में क्या आ सकता है। समझ रहे हो? वैसे ही फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू परस्यू अवर टैलेंट्स, ये वाली राइट्स हमें क्या देता है? चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे डांस करना हो, चाहे म्यूजिक हो, ये हमें हमारी क्रिएटिविटी, ये हमें क्या है? ये हमें हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए ये राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान को फ्री छोड़ दिया जाए कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, प्रोवाइडेड वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी को लिखने में शौक होगा तो वो अच्छे से लिखेगा, किसी को डांस करने में शौक होगा तो अच्छे से डांस करेगा, तो अपना टैलेंट डेवलप करेगा। ठीक है, but the freedom of expression is also an important for democratic government since it allow for free expression of beliefs and opinion. Rights such as right to livelihood or freedom of expression will be important for all human beings who live in society, and they are described as universal in nature. Another ground for which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. They develop individual to develop their talents and skill. A right like a right to education, for instance, helps to develop our capacity to reason, give us useful skills, and enable us to make informed choices in our life. It is in this sense that education can be designated as universal right. अब यहाँ पे आए यूनिवर्सल मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये राइट होना चाहिए। यूनिवर्सल, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन के कि आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो या इस कंट्री से बिलोंग करते हो, ना ही कोई इस चीज से कि भैया तुम्हारी कास्ट ये है, ना ही कोई इस डिस्टिंक्शन से कि तुम मेन हो विमेन हो। ये सारे डिस्टिंक्शन को भूल जाओ, यूनिवर्सल। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, राइट टू एजुकेशन तो होना चाहिए ना। जब किसी को एजुकेशन मिलेगा तभी तो दूसरी सारी राइट को एंजॉय कर पाएगा। शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा से पता चलेगा कि कौन से और भी 4, 5, 6, 10, 15, 20 अधिकार हैं। शिक्षा के चलते वो बहुत सारे अधिकार को एंजॉय कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या हो गया? राइट टू एजुकेशन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो ये जो राइट्स होते हैं ये वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे? डेमोक्रेटिक कंट्री में, स्पेशली डेमोक्रेटिक हो या ना हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बोलने की आज़ादी दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कंपैरेटिवली आप क्या करोगे? आप बोलने की आज़ादी नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इन द सेंस कि फिर इंसान फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है भैया। देन हाउएवर, if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as right. For instance, since medical research has shown that prohibited drugs are injurious to one's health and since they affect our relations with others, we cannot insist that we have right to inhale or inject drugs or smoke tobacco. In case of smoking, it may be injurious to the health of people who may be around the smoker. Drugs may not only injure our health, but they also sometimes change our behavior patterns and make us danger to other people. In terms of our definition of right, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. तो वही देखो, कहीं कहीं पे रोक लगेगी, कहीं कहीं पे हम क्या करेंगे, कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों जरूरी है? कि कोई बोल दे कि मुझे ड्रग्स लेना ही है, तो नहीं भैया, वो क्या होगा? दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो कुछ पाबंदियां जरूरी है, कुछ सारी चीजें, आप हर चीज राइट्स के नाम पे नहीं कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे क्या होंगे? राइट्स के साथ में रेस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे और हमें उन रेस्ट्रिक्शंस को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उन रेस्ट्रिक्शंस को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप राइट्स के नाम पे हम हर चीज नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारा अधिकार है। तो राइट्स के मामले में हर चीज चल रही हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तुम लोग बोलोगे कि सर जब ड्रग्स इंजीरियस टू हेल्थ है तो फिर गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है? तो वो एक अनदर मैटर ऑफ डिबेट है।
ठीक है, कि उनसे टैक्स से पैसा मिल जाता है या और भी XYZ चीज़ें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, इन तमाम तरीके की चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे जैसे जैसे आप आगे पॉलिटिकल साइंस को बहुत डिटेल में समझोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको इन सारी चीज़ों के आंसर धीरे धीरे मिलेंगे भी। वेयर डू राइट्स कम्स फ्रॉम, आखिर ये राइट्स आ कहाँ से रही है, हमें उसको समझना है, ठीक है। In 17th and 18th century, political theorists argue that rights are given to us by nature or by God. The rights of men were derived from natural laws. This means that rights were not conferred by a ruler or a society, rather than we are born with them. ठीक है, as such rights are inalienable and no one can take away these rights from us. They are identified three natural rights of man, that is right to life, liberty and property. ठीक है, अब बात आई कि आपने इतने अधिकार की बात कर ली, अधिकार क्यों जरूरी है, टैलेंट डेवलप करने के लिए जरूरी है, अपने वेलबींग के लिए जरूरी है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए राइट जरूरी है, ये सारी चीजों में हमने डिस्कस किया। लेकिन ये राइट्स आ कहां से रही है? तो 17th और 18th सेंचुरी में बात क्या हो रही थी? 17th और 18th सेंचुरी में बात यहाँ पे ये हो रही थी कि जो राइट्स है ये हमें नेचर या भगवान ने दिया है। नेचर या भगवान ने मीन्स कि हमको ये राइट्स भगवान ने ऑटोमेटिकली दिया है कि मैंने तुम्हें, जब बच्चे में तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें कुछ बेसिक राइट्स रहेगी, ठीक है। तो ये वो वाली बात है कि ये राइट्स किसी राजा या किसी ने नहीं दिए, ये राइट्स हमें, कुछ बेसिक राइट्स हमें भगवान ने दी है। वो बेसिक राइट्स कौन सी होती है? वो बेसिक राइट्स होती है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसको जाके आप आगे पढ़ोगे, ये तीन राइट्स जैसे जॉन लॉक ने बात करी, फिल्मर ने इनके बारे में बात करी, तो मैंने अभी थिंकर्स के नाम बताए, ठीक है, जिनको कि आप आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये थिंकर्स बहुत ही बढ़िया है कि जॉन लॉक इनके बारे में बात करते हैं, फिल्मर इनके बारे में बात करते हैं, ये तमाम तरीके की चीज़ों को आप समझोगे। और ये राइट्स इनएलिनिएबल है, इनको हमसे कोई ले नहीं सकता है, ये हमें भगवान ने दिया है। मुझे जीने का अधिकार है, जब मुझे भगवान ने इस संसार में भेजा है तो मुझे जीने का अधिकार है। मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ तो ऑफकोर्स मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा, तो मैं कहीं ना कहीं क्या करूँगा, मैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक्वायर करूँगा। तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये मुझे बाय नेचर, बाय गॉड मुझे ये राइट मिले हैं और ये इनएलिनिएबल है, कोई ले नहीं सकता इन अधिकार को, ठीक है। All other rights were said to be derived from these basic rights, और ऐसा कहा गया है कि और भी जितने भी राइट्स हैं वो इन्हीं बेसिक राइट से क्या है, इन बेसिक राइट से लिए गए हैं, ठीक है। The idea that we are born with certain rights is very powerful notion because it implies that no state, no organization should take away what has been given by the law of nature। ये जो आइडिया है कि हमें ये जो अधिकार है किसने दिए, भगवान ने दिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर हमें ये अधिकार भगवान ने दिए हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हमें कुछ बेसिक राइट्स भगवान ने दी है, तो कोई भी सरकार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमसे हमारे अधिकार छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये अधिकार हमें किसने दिए हैं? ये अधिकार हमें भगवान ने दिए हैं। क्लियर है? ठीक है। देन दिस कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैव बीन यूज्ड widely opposed to the exercise of arbitrary power by states and government and to safeguard individual freedom. In recent years, the term human rights is being used more than the natural rights. This is because the idea of there being a natural law or a set of norms are laid down to us by nature or gods appear to be unacceptable today. Rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek to arrive at in order to lead a minimally good life. The assumption behind human right is that all persons are entitled to certain rights simply because they are human beings. As a human being, each person is unique and equally valuable. This means that all persons are equal and no one is born to serve other. ठीक है। अब जो नेचुरल राइट्स है वही कि ये सारी सरकार वगैरह, अगर हम नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमें भगवान के द्वारा सारी चीज़ें मिली है, तो सरकार इन पे रोक नहीं लगा सकती है, ठीक। अब इनिशियली तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चला था, ठीक है, इनिशियली तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चला था। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ, आज की तारीख में हम बोलते हैं ना कि अब इंसान बड़ा सोचने लग गया है। अब हम किस पे बात करने लग गए? हम बात करने लग गए वाई।
तो अब वाई में ये बात हो गई कि भगवान ने कब राइट्स दिए, भगवान ने किसको आके बोला, कैसे हुआ। तो ये बोला कि ठीक है कि हमें जो अधिकार जो भगवान ने दिए हैं हम इस आइडिया को कैंसिल करते हैं और हम एक नए आइडिया के साथ में आते हैं। वो नया आइडिया क्या होगा, वो नया आइडिया होगा ह्यूमन राइट्स का। अब ह्यूमन राइट्स क्या है, वो बोलते हैं कि जो हमें अधिकार दिए वो भगवान ने नहीं दिए, वो अधिकार हमने अपने आप को दिए। बीइंग एन ह्यूमन वो अधिकार हमने अपने आप को दिए। कैसे दिए? हमने बात किया है कि मैं एज एन ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ हूं, ठीक है। सो बाय द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग मैं एक एज एन ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा हुआ हूं। सो बाय एन वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग मेरे पास में कुछ अधिकार रहेंगे, और डिस्पाइट मैं कहीं पे भी रहूं, किसी भी देश में रहूं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करूं, कोई भी मेरा कलर हो, मेरा सेक्स कुछ भी हो, मेरे पास में कुछ बेसिक राइट्स रहेंगे। और ये इंसान ने खुद डेवलप किया है, सारे इंसान साथ में आए थे, उन्होंने डिस्कस किया कि नहीं हमें कुछ बेसिक अधिकार होने चाहिए। वो बेसिक अधिकार क्यों जरूरी है? ताकि हम हमारा जीवन बहुत अच्छे से जी सके। तो हमने अपने आप को कुछ ह्यूमन राइट्स दी है कि डिस्पाइट आप कहीं पे भी हो, आपके पास में कुछ बेसिक राइट्स रहेंगे, और ये राइट्स इंसान ने मतलब अपने आप को दिया है, ठीक है। कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन ह्यूमन मुझे भगवान ने एज इंसान बना के भेजा है इस पृथ्वी पे, तो मेरे पास में कुछ अधिकार रहेंगे। और ये सारे इंसानों ने बैठ के आपस में डिस्कस किया, ठीक है। तो वैसे ये कार्टून देखो, ये कार्टून क्या बता रहा है? ये कार्टून बेसिकली माय फादर हैज अप्लाइड फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन, इट हैज बीन ओवर 2 months and still he hasn't got it. What can he do? You know what? Now we can have right to information. We can find out the status of this application as well as the course of delay. तो यहाँ पे बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि एक रीसेंट राइट निकल के आया है कि भैया आपने कोई भी जानकारी मांगी है, कोई भी कंप्लेंट करा है, तो उसका समाधान होना चाहिए, जो कि आज की तारीख में हमारे देश में बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। नाउ each of us poses an intrinsic value, hence we must have equal opportunity to be free and realize our full potential. This conception of free and equal self is increasingly being used to challenge inequalities based on race, religion and gender. Today, UN Universal Declaration of Human Rights builds upon this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively see as being important for leading a life of dignity and self-respect. The notion of universal human rights have been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunity and rights. In fact, it is through the struggle of groups that have felt excluded and interpretation of existing right has sometimes been altered. ठीक है, तो बात हुई कि हम सबके पास कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ वैल्यूज, कुछ हमारे पास में टैलेंट्स, कुछ हमारे पास में स्किल्स होते हैं। उन वैल्यूज, उन टैलेंट, उन स्किल को डेवलप करने के लिए हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। इसी के चलते देखो क्या हुआ, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड लेवल पे देख कौन रहा है सर, वर्ल्ड लेवल पे पूरे विश्व में देख कौन रहा है कि लोगों के पास कुछ बेसिक राइट्स है भी नहीं है? तो ये बेसिकली देख रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे काम कर रही है। उसमें से एक काम उनका क्या है कि कहीं भी किसी भी देश में किसी भी पर्सन की ह्यूमन राइट वॉलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करके एक चार्टर, मतलब एक तरीके से मान लो, अगर चार्टर नहीं समझ रहे तो एक तरीके से एक एग्रीमेंट में है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे राइट्स हैं जिसमें कि सभी देश ने क्या किया है, सभी देश ने साइन किया है, सभी देश ने माना है कि हाँ हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ये बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले। तो आप ये समझो कि यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है अभी के लिए, उनका एक चार्टर, एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ समझ लो, जिसको कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसपे कि लगभग सभी देश ने माना है कि हाँ हम इन बेसिक राइट्स को इंश्योर करेंगे। तो इसके चलते क्या हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे कोई तो है जो कि ये सारी चीजें देख रहा है कि कोई भी कंट्री इन ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। अब कांट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है और ऐसे बॉक्स अपने को पढ़ते चलना है, ठीक है। कांट क्या कहते हैं, इमैनुअल कांट, कांट लिखा है, नाम है इनका पूरा, इमैनुअल कांट ऑन ह्यूमन डिग्निटी। पॉलिटिकल साइंस है बहुत अच्छा, लेकिन जब थिंकर्स के नाम आते हैं तो तुम लोग सोचते होगे
अरे यार, इनकी स्पेलिंग याद करना भी अपने आप में एक जंग है ना, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली मजे आने लगेंगे। ठीक है, एवरीथिंग हैज ईदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। What has price is such something else can also be put in its place and its equivalent. By contrast, that which is elevated above all price and admits no equivalent has dignity. देखो, कोई भी चीज की या तो डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट होगी या प्राइस होगा। जिस चीज का प्राइस होगा उस चीज को आप बदल भी सकते हो कि आज ये है कल ये ले आएंगे, ठीक है। लेकिन डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप नहीं, एक इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो है वो। किसी चीज का प्राइस होगा तो आप बदल सकते हो ना, कि आज ये पेन है, ये पेन अच्छा नहीं लग रहा, चलो मार्केट में जाओ, 10 रुपए दिया दूसरा पेन ले लिया, 15 रुपए दिया दूसरा पेन ले लिया। लेकिन ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो हर चीज की या तो डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट होगा या प्राइस होगी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट possess dignity. They are for this reason valuable in themselves. For this 18th century German philosopher Immanuel Kant, this simple idea had a deep meaning. It meant that every person has dignity and ought to be treated by virtue of being human being. A person may be uneducated, poor or powerless. He may even be dishonest or immoral, yet he remain as human being and deserve to be given some minimum dignity. वैसे इमैनुअल कांट बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का कोई प्राइस नहीं होता, उनकी डिग्निटी होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और ये जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भले ही वो इंसान अनएजुकेटेड हो, भले ही वो गरीब हो, भले ही वो डिसऑनेस्ट हो, भले ही उसने कुछ भी, मतलब हम बात करते हैं ना कि भले ही उसने बुरे से बुरा काम किया हो, कुछ एक बेसिक डिग्निटी उसकी होगी, और उसको आप प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते हो, उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते हो, ठीक है। For Kant, to treat people dignity was to treat them morally. This idea became a rallying point of those struggling against social hierarchies and human rights. कांट बोलते हैं कि अगर आप ह्यूमन बींग्स को डिग्निटी से ट्रीट करोगे, मतलब आप मॉरली सही जा रहे हो, तो वो जो सोशल हायरार्कीज जो चल रहा है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, वो राजा है, ऐसा है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये कांट का ये जो कॉन्सेप्ट है, कांट और ह्यूमन डिग्निटी, ये जो कांट का ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं सोशल हायरार्की को क्या कर रहा था? चैलेंज कर रहा था, ठीक है। कांट व्यू रिप्रेजेंट व्हाट इज कॉल्ड एज मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट. दिस पोजीशन रेस्ट अपॉन टू आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट, वी शुड बी ट्रीटिंग अदर्स एज वी शुड लाइक टू बी ट्रीटेड अवरसेल्फ. कांट का ये जो कंसेप्शन है, कांट मॉरल राइट का कॉन्सेप्ट देते हैं. कांट सबसे पहले बोलते हैं कि देखो भैया, तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ में ट्रीट करें, वैसा ही तुमको लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा. अगर तुम चाह रहे हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, तो तुमको भी लोगों को क्या करना होगा? तुमको भी लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी. सेकेंड, वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट अदर पर्सन एज अ मीन्स टू अवर एंड. We should not treat people as we treat a pen, a car or a horse. This is, we should respect people not because they are useful to us but because they are after all human beings. हमको लोगों को मीन्स टू एन एंड की तरह यूज नहीं करना है कि कार ले ली, चला लिया, कार खराब हो गई, छोड़ दो. पेन ले लिया, पेन खराब हो गया, पेन छोड़ दो. ऐसा नहीं करना है. आप बिल्कुल इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, बढ़िया से उनकी रिस्पेक्ट करो. तो बेसिकली कांट का ये जो है, कांट मॉरल राइट्स का ये कॉन्सेप्ट या ह्यूमन डिग्निटी का ये कॉन्सेप्ट देते हैं. क्लियर? स्लेवरी फॉर इंस्टेंस हैज बीन अबॉलिश्ड, बट देयर आर अनदर स्ट्रगल्स दैट हैव ओनली अ लिमिटेड सक्सेस. Even today there are communities struggling to define humanity in the way which includes them. The list of human rights which people have claimed has expanded over the year as society faces new threats and challenges. For instance, we are very conscious today for the need to protect our natural environment, and this has generated demand for right to clean air, water, sustainable development and like. ठीक है. अब देखो, अगर हम बात करें 17-18 सेंचुरी की, तो पहले हम लोग स्लेवरी के लिए लड़ रहे थे. अब जैसे स्लेवरी अबॉलिश हो गई, तो आज की तारीख में हम नए नए राइट्स लेके आ रहे हैं. कैसे नए नए राइट्स लेके आ रहे हैं? कि भैया हमें क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, हमें अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा हो जो कि फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, इन्वायरमेंट का ध्यान रख के हो, ये सारी चीज़ें. और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें नए नए थ्रेट्स और नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं. जैसे कि एक जमाने में इन्वायरमेंट को लेके, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन
लेकिन आज की तारीख में है। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे नए नए चैलेंजेस आएंगे, और इन नए नए चैलेंजेस के चलते हम लोग नई नई राइट्स लेके आ रहे हैं कि नहीं भैया ये मेरा अधिकार है। तो आज आप जिन राइट्स के बारे में बात कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आज से 15 साल बाद आप क्या करोगे, आप कोई दूसरी चीज के लिए लड़ोगे और कोई दूसरी राइट्स के बारे में बात करोगे। जैसे आज की तारीख में हम लोग राइट टू प्राइवेसी की बहुत बात करते हैं, पहले नहीं होती थी। ठीक है, हमारा डेटा, आज की तारीख में हम क्या बात करते हैं, आज की तारीख में हम बात करते हैं कि अपने को क्या करना है, अपने को अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है, फोन ये वो लैपटॉप, और यूएसए वगैरह में तो बहुत ज्यादा इसकी बात होती है। पहले थी डेटा प्रोटेक्ट करने की बात नहीं। तो जैसा जैसा समाज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। A new awareness about the changes which many people, especially women, children, or the sick face in times of war, natural crisis, has led to demands for right to livelihood, right to children and life. तो भाई वॉर में, पहले वॉर वगैरह आज भी होते, लेकिन आज मिनिमम, आज वॉर होने के चांसेस 1, 2, 3, 4, 5, 10% है। ठीक है, बाकी उस जमाने से कंपेयर करोगे तो आज के जमाने में ये वॉर वाली सिचुएशन में टोटली डिफरेंट है। तो उस समय और कोई दूसरी राइट्स की बात होती थी, विमेन अपनी राइट्स की बात करती थी, तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं। ठीक है, such claims express a sense of moral outrage about infringements of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend rights to all human beings. We should not understate the extent and power of such claim. They often invoke wide support. ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी या ये जो मॉरल आउटरीच, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सभी ह्यूमन बींग्स के लिए एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से सभी लोग क्लेम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉप स्टार है, तो वो पॉप स्टार क्या कर रहे हैं, उन्होंने बेसिकली वेस्टर्न गवर्नमेंट, मतलब यूजली यूरोप और अमेरिका और स्पेशली यूरोप से बोला गया कि आप अफ्रीका में क्या करो, अफ्रीका में भैया जो पॉवर्टी उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है या जितनी भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देन वेस्टर्न गवर्नमेंट की भी तो है। जैसे इंडिया में अगर गरीबी है, ये है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज हमको गुलाम बना के गए, तो एक रीज़न वो भी तो है, बहुत सारे और भी रीज़न है, लेकिन उस रीज़न में एक रीज़न वो भी तो है, समझ रहे हो। तो ऐसा चलते बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज की तारीख में क्लेम कर रहे हैं और बहुत सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है लीगल राइट्स एंड द स्टेट। When claims for human rights appeal to our moral self, the degree of success of such appeals demand of factors most important of which is support of government and the law. This is why so much importance is placed on the legal recognition of rights. A Bill of Rights is enshrined in the constitution of many countries. The constitution represents the highest law of the land, and so the constitutional recognition of certain rights give them a primarily importance. In our country, we call them fundamental right. Other laws and policies are supposed to respect the rights granted in the constitution. बिल्कुल वही कि हमने राइट्स बात कर ली, हमने वर्ल्ड लेवल पे भी बात कर ली, लेकिन विद इन द कंट्री भी तो कहीं ना कहीं राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कुछ राइट्स कहीं ना कहीं किसी को देना चाहिए। तो उस केस में क्या है, उस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो हमें राइट्स देगा तो हमें क्या होगा, हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, हमें डर नहीं रहेगा, हमें रहेगा कि हमारे पास में कुछ बेसिक अधिकार है। तो वही इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स है। आपकी जो किताब है, कौन सी किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली किताब में जो आपका सेकंड चैप्टर है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, these rights mentioned in the constitution would be those which are considered to be of basic importance. In some cases, these may be supplemented by claims which gain importance because of a particular history and custom of a country. In India, for instance, we have a provision to ban untouchability, which draws attention to a traditional social practice in the country. So important is the legal and constitutional recognition of our claims that several theorists define rights as a claim that are recognized by the state.
फॉर एग्जाम्पल कुछ राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, वो कुछ बेसिक राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्यों? हमारे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी कस्टम्स, जो कि हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस चल रही होती है, उनको खत्म करने के लिए, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। याद करो, दोनों किताब को लिंक करना है, पॉलिटिकल थ्योरी को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली किताब को लिंक करते हुए चलना है। तो कुछ राइट्स किस लिए कि हम हमारे जो पुराने कस्टम्स चले आ रहे हैं, हम उनको वहां पे खत्म करें, ठीक है। As we discussed earlier, rights have steadily been expanded and reinterpreted to include previously excluded group and to reflect our contemporary understanding of what it means to lead a dignified life and respect. However, in most cases, claimed rights are directed towards the states. That is, through these rights, people make demands upon the states. When I assert my right to education, I call upon the state to make provision for my basic education. अब वही कि समय समय के अनुसार क्या हुआ है, समय समय के अनुसार हम ये देखते हैं कि हमारे राइट्स और हम डिमांड करते चले गए। हमारा डिमांड बेसिकली हम किससे करते? स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। हम बेसिकली गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे राइट्स हमें और दे और हमारे राइट्स को इंश्योर करे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ किताब में लिख देना राइट टू एजुकेशन, सिर्फ लिख देने से काम नहीं होगा ना। सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को स्कूल बनाने पड़ेंगे, सरकार को कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि सिर्फ इतनी सी बात लिख देना, क्या लिख देना कि आप अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं अनटचेबिलिटी होगी तो किसी को कोई पनिशमेंट मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करे। तो मेयर सिर्फ लिख देने से चीजें नहीं हो जाएगी, वहां पे स्टेट को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। Society may accept the importance of education and contribute to its own. Different groups may open school and fund scholarships so that children of all classes can get benefit of the education. सरकार को स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, तमाम तरीके की चीजें। तो लिखने के अलावा सरकार को इन राइट्स, ताकि ये जो राइट्स है, ये जो पीपल है, ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए, इसके चलते सरकार को क्या करना पड़ेगा? इसके चलते सरकार को बहुत सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। बट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट. It is the state that must initiate necessary steps to ensure that my right to education is fulfilled. Thus, rights plays an obligation upon the state to act in certain kind of ways. वही कि स्टेट तो करेगा, साथ साथ में हमें भी कुछ करना है, लेकिन मेन ऑब्लिगेशन किस पे? मेन ऑब्लिगेशन स्टेट पे है कि स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को ये काम करना ही है. Each right indicate what state must do as well as what it must not do. For instance, my right to life obliges the state to make laws that protect me from injury by other. बहुत सारी राइट्स ये बताती है कि सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ है, तो मेरे पास जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार को कुछ लॉज ऐसे बनाने होंगे कि जिससे अगर कोई मुझे मार रहा है तो उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है. तो राइट्स एक तरीके से सरकार को बताता है कि उनको क्या करना और क्या नहीं करना है. जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है कि हर नागरिक के पास में बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सबको बोलने दो, लेकिन स्टेट को ये इंश्योर करना होगा क्या कि कोई दिन भर गाली ना बकता रहे सरेआम पब्लिक प्लेसेस पे. तो मतलब वो सरकार को मतलब वो राइट्स में सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बैलेंस बैठाना पड़ेगा. इट कॉल्स अपॉन स्टेट टू पनिश दोस्त हु हर्ट मी और हार्म मी. If society feels that right to life means right to a good quality of life, it expects the state to pursue policies that provide for clean environment along with other conditions that may be necessary for healthy life. In other words, my right here places certain obligation among the state to act in a certain way. वही राइट टू लाइफ वाली बात है. तो सरकार कुछ रूल्स रेगुलेशंस नियम बनाएगी कि अगर मेरी लाइफ छीन ली गई तो उसके बदले में उसको ऐसी ऐसी सजा मिलेगी. साथ ही साथ राइट टू लाइफ मतलब सरकार को ये करना पड़ेगा कि मुझे रोजगार में मिले. ध्यान करो, कौन सा चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पे राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ जीना ऐसे नहीं है, डिग्निफाइड लाइफ जीना है. तो सरकार को मुझे रोजगार भी देना होगा, सरकार को मुझे क्लीन एंड फ्री इन्वायरमेंट भी देना होगा. तो सरकार को राइट टू लाइफ, ताकि हर इंडिविजुअल, हर नागरिक राइट टू लाइफ एंजॉय करे, इसके चलते क्या होगा? इसके चलते सरकार को बहुत सारी बेसिक चीजें करनी होगी, ठीक है. राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट स्टेट मस्ट डू, दे आल्सो सजेस्ट what may state refrain from doing.
My right to liberty as a person, for instance, suggests the state cannot simply arrest me at its own will. If it wishes to put me behind the bar, it must defend the action, it must give reason for curtailing my liberty बिफोर अ जुडिशियल कोर्ट। तो वही कि सरकार को क्या करना है, साथ ही साथ वो ये भी बताता है सरकार को क्या नहीं करना है। तो सरकार को अननेसेसरी परेशान नहीं करना है, फ्रीडम के चलते आप ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ है तो राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया कि तुम जी तो रहे हो, अब तुम जेल में जो है बाहर जियो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बताते हैं कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। The state may be the sovereign authority, the law it makes may be enforced with force, but sovereign state exists not for its own sake, but for the sake of individual. It is the people who matter more, and it is their well-being that must be pursued by government in power. The rulers are accountable for their action and must not forget that laws exist to ensure good of the people. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो सोवरेन है, मतलब स्टेट इन द सेंस सरकार जो है वो सोवरेन है। सोवरेन मतलब सरकार अपने डिसीजन खुद ले सकती है, लेकिन सरकार को डिसीजन अपने लिए नहीं लेना है, सरकार को डिसीजन लोगों के लिए लेना है, लोगों की भलाई के लिए लेना है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए लेना है। तो सरकार को अपने लिए नहीं सोचना है, सरकार को लोगों के लिए सोचना है। क्लियर, यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई है। नाउ काइंड्स ऑफ अ राइट। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं, जरा आप उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट डेमोक्रेसीज टुडे बिगिन बाय ड्रॉइंग अपॉन चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स गिव सिटीजन द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। दे इंक्लूड such as right to vote and elect representative, the right to contest election, the right to form political party or join them. Political rights are supplemented by civil liberties. अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट्स कौन से हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए। पॉलिटिकल राइट्स क्या बोल रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में हम सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। सब लोग वोट डाल सकते हैं, सब लोग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ये सारे पॉलिटिकल राइट हो गए। अब पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ में सिविल लिबर्टीज चलती है। सिविल लिबर्टी मतलब ये हो गया कि हमारे पास में प्रोटेस्ट के राइट है। अगर ट्रायल मुझे जेल के अंदर डाल दिया तो मेरा रिप्रेजेंटेशन मतलब मेरे पास एक वकील रहेगा जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। ये जो सिविल लिबर्टी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दे रहा है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ये तमाम तरीके की सिविल लिबर्टीज है कि मेरे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो पॉलिटिकल राइट और सिविल लिबर्टीज ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। Collectively, civil liberties and political rights form the basis of democratic system of government. सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट्स को साथ में करोगे तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है, कि कुछ इस हिसाब से हमारी सरकारें काम करती है। एक तो सिविल लिबर्टीज में बात हो गई हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो, और पॉलिटिकल राइट्स में कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो। इन दोनों को मिला दो तो आपको लगेगा कि क्या है, एकदम ट्रू डेमोक्रेसी है। क्लियर, बट एज वी मेंशन्ड बिफोर, rights aim to protect the well-being of individual. Political right contribute to it by making government accountable to the people, by giving greater importance to the concern of individual over that of rulers, and by ensuring that all persons have an opportunity to influence the decision of government. However, our rights of political participation can only be exercised fully when we have basic needs of food, shelter, clothing, etc. met. For a person being on the pavement and struggling to meet this basic need, political rights by themselves have little value. अब वही वाली बात है कि पॉलिटिकल राइट्स बिना इकोनॉमिक राइट्स या बिना सोशल राइट्स के हम इंजॉय नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, कि किसी इंसान के पास में खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, किसी इंसान के पास में छत नहीं है, वो क्या पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करेगा? उसको लगेगा किसी को भी वोट दे दो क्या ही फायदा है। तो अगर आप चाहते हो कि इंसान अपनी पॉलिटिकल राइट, अपनी सिविल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपकी बोलने की आज़ादी को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं जो बेगर, जो कि हमें चौराहे पे दिखते हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट रहते हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से वो इंसान क्या बोलेंगे? उनको क्या पता है? वो तो ये सोचेंगे कि भाई मेरी बेसिक नीड फुलफिल हो जाए वही। तो आप पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट को अगर आपको बहुत अच्छे से इंजॉय करना है तो आपको समाज में कौन सी राइट्स देनी होगी? आपको सोसाइटी वाली राइट, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स देना होगा। आपको लोगों की पहले बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होगी। जब बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तभी तो इंसान अपनी पॉलिटिकल राइट्स और इन राइट्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएगा।
They require certain facilities like an adequate wage to meet their basic need and reasonable condition of work. Hence, democratic society are beginning to recognize these obligations and providing economic rights. In some countries, citizens, particularly those with low income, receiving housing and medical facilities from states. In other, unemployed person receive a certain minimum wage so that they can meet their basic need. वही तो आज की तारीख में सारी कंट्री इकोनॉमिक राइट्स पे भी फोकस करने लग गई कि विदाउट इकोनॉमिक राइट्स हम दूसरी राइट्स को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी जगह पे जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज दे देती है सरकार, तो आयुष्मान भारत एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मनरेगा, ठीक है, ये चलते क्या हो गया, ये मिनिमम वेज हो गया कि आपको डेली के इतने रुपए मिलेंगे अगर काम करोगे, तो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वैसा करके। ठीक है, तो हमारी सरकार भी कोशिश कर रही है और ऐसे वर्ल्ड की तमाम तरीके की सरकार क्या करती है, तमाम तरीके की सरकार क्या करती है, तमाम तरीके की सरकार कोशिश करती है। लेट्स डिबेट। The right to culture means that no one should be allowed to make films that offend the religious or cultural belief of other। ये आपको डिबेट करना है कि हमें कितनी राइट्स देनी है। मतलब राइट्स जब भी हम एक्सरसाइज करते तो कभी ना कभी किसी का कल्चर या किसी की कोई चीज को नुकसान पहुंचता है, तो वो राइट किस हद तक देनी है ये आप लोगों को सोचना है। और आप वाकई में सोचोगे तभी तो आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनोगे, तभी तो आप बताओगे कि कितनी राइट देनी है और कितनी राइट नहीं देनी है। ठीक है, आपको 21st सेंचुरी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तभी आज की नीड के अकॉर्डिंग, आज के अधिकार के अकॉर्डिंग आपको बात करनी होगी। टुडे इन एडिशन टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट, more and more democracy are recognizing cultural claim of their citizen. The right to have primary education in one mother's tongue, right to establish educational institution for teaching one language and culture are today recognized as necessary for leading a good life. पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट के अलावा सब लोग कल्चरल राइट्स के बारे में बात करने लगे अपने मदर टंग की। आपको पता होगा कि एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि बच्चा अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनिशियल डेज में अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कल्चरल राइट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि सब अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, the list of rights have thus steadily increased in democracy, while some rights, primarily the right to life, liberty, equal treatment, and right to political participation, are seen as basic rights that must receive priority. Other conditions that are necessary for leading a decent life are being recognized as justified claim or rights. बहुत सारी राइट्स आज की तारीख में हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में इंक्रीज होते नजर आ रही है। बेसिकली राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी ये है। लेकिन इसके बाद में वही हमें क्लीन इन्वायरमेंट भी चाहिए, पानी भी अच्छा चाहिए। आज की तारीख में हमें और भी बहुत सारे राइट्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार तो ले लिए लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि नहीं होगी? ऑफकोर्स होगी। राइट्स not only place obligation upon the state to act in a certain way, for instance to ensure sustainable development, but they place obligation upon each one of us। तो rights हम enjoy तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में obligation भी है कि आप भी काम कर रहे हो तो हमें भी देख के करना है ना। कचरा तो आप भी कहीं फेंक देते होगे, तो वही है कि राइट्स मांगने की बारी में तो आप सब आ जाते हो, लेकिन हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है इस देश के प्रति, उस चीज़ पर भी हमें ध्यान रखना है। फर्स्टली, they compel us to think not just of our personal need and interest, but to defend same thing as being good for all of us, protecting ozone layer, minimizing air and water pollution, maintaining green cover by planting new trees and preventing cutting down of forest, maintaining ecological balance are things that are essential for all of us। तो हमें पर्सनल नीड के अलावा हमें भी सबके बारे में सोचना होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का पूरा ठेका सरकार ने नहीं लेके रखा है। आपने कितने पेड़ लगाए, बड़े पेड़ कितने लगाए, गमले वाले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप कितने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रख रहे हो, तो हमें पर्सनल से हटके हमें और भी चीजें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंडली, दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। वही कि मैं अपनी राइट की, तो मैं अपने राइट के चलते मैं दूसरे की राइट को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अगर मुझे बोलने की आज़ादी है तो सामने वाले को भी बोलने की आज़ादी है। अगर उसकी मुझे बात सही नहीं लग रही तो कोई बात नहीं ना, मैं सुन ले रहा हूँ, उसको मारने मुझने गाली देने की क्या ज़रूरत है। सुन लिया, मैंने उसे प्रेम पूर्वक बोल दिया, नहीं भाई तेरी ये बात सही नहीं थी, समझ रहे हो। थर्डली, वी मस्ट बैलेंस अवर राइट व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर इंस्टेंस, माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज मी टू टेक पिक्चर, डोंट अलाउ मी टू टेक पिक्चर।
जैसे कि हमें बैलेंस करना होगा कॉन्फ्लिक्ट्स में कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो मैं किसी की ऐसे ही कोई बुरी तस्वीर नहीं खींच सकता हूँ, या मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं देश के विरुद्ध ही जाके बोल दूँ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे राइट जब कॉन्फ्लिक्ट में आए तो हमें एक बैलेंस बैठाना होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है लेकिन कितना है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है लेकिन कितना है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट तो है लेकिन प्रोटेस्ट चलते तुम किसी को गोली से उड़ा नहीं सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। Fourthly, citizen must be vigilant about limitation which may have placed on their rights. A currently debated topic concerns the increased restrictions which many governments are imposing on civil liberty of citizen on the grounds of national security. Protecting national security may be defended as necessary for safeguarding the rights and well-being of citizen. आज की तारीख में सरकार हमारी राइट्स पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। सरकार के पास में पता है सभी डेटा होता है, और सरकार क्या रीजन देती है, नेशनल सिक्योरिटी के चलते हम तुम्हारा डेटा रख रहे हैं। तो अपने को ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज़ें जरूरी है। हर चीज़ नेशनलिज्म, हर चीज़ नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में आप अपनी चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो सरकार तो चाहेगी कि कम से कम राइट रहे, और सरकार बार बार क्या बोलेगी, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बीइंग एन सिटीजन आपको विजिलेंट होना होगा कि सरकार कितनी रोक लगाए। ऐसा ना हो सरकार एक दिन हमसे हमारी पूरी राइट्स ही छीन के लेके चले जाए। Government can become authoritarian and undermine the very reason for which government exists, namely the well-being of member of the state. Hence, even though right can never be absolute, we need to be vigilant in protecting our rights and those of other, for they फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो गवर्नमेंट एक दिन अथॉरिटेरियन बन सकती है, डिक्टेटरशिप वाली बन सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा, हम मानते हैं कि राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो एब्सोल्यूट नहीं है ना, आपको बोलने से पहले देश के विरुद्ध नहीं बोलना है। तो एक लाइन, एक थिन लाइन, एक मर्यादा है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि सरकार ऐसा ना हो कि सरकार सब कुछ अपने फेवर में कर ले और हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो जाए। क्लियर है? नाउ एडिशनल टॉपिक बेसिकली क्या है? एडिशनल टॉपिक है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। सीबीएसई का वो आपको मिला ही होगा, वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन आपको राइट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रहो, जो कि मैं बता चुका हूँ, चाहे अफ्रीका में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे इंडिया में रहो, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन आपके पास में कुछ बेसिक राइट्स होंगे। ये बेसिक राइट्स हमें कौन दे रहा है? ये बेसिक राइट्स हमें दे रहा है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमें कुछ 30 राइट्स, और आज की तारीख में और राइट्स बढ़ गई है, कुछ ऐसे 30 राइट्स मिल रहा है कि अक्रॉस दी वर्ल्ड ये सभी सिटीजन्स के पास में रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो बात हुई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1948 के बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, तब हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे राइट्स वायलेट हो गए थे। तो सभी कंट्री ने ये बात की थी कि डिस्पाइट बीइंग, हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में एक तो कॉलोनियलिज्म का दौर चला, उसके बाद में हमने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, उसके चलते हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की राइट्स हैम्पर हुई है। तो कुछ ऐसी राइट्स होना चाहिए जिसको कि सभी विश्व की सभी सरकारें एक्सेप्ट करें, और इसको वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्ट किया गया, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल भी और फंडामेंटल भी है, ठीक है। यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट भी और यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब ये बात है कि कुछ कंट्रीज मानती है, कुछ कंट्रीज नहीं मानती है, लेकिन जो कंट्रीज वाकई में मानती है वो क्या हो गई? वो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। वो क्या हो गई? वो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। और यहाँ पे ये ह्यूमन राइट सभी के पास में है, ऑल ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, नेशनैलिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखो, चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ, और उस कमेंट सेक्शन से क्या होता है, एक सोर्स ऑफ, एक मुझे भी रहता है कि अच्छा ऐसा पढ़ा दो, ये वाला वीडियो बना दो, क्या किस पे और वीडियो बनाना है, क्या करना है। आप कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो समझ में आएगा। तो डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है आपके साथ में। सिद्धार्थ पटेल है तो नहीं डरना है। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक सब कुछ है मेरे पास, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में मिलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।